Hello everyone, welcome to my channel Study with दीपा सैनी। I am दीपा। और जैसा कि आपको पता है हम जियो पढ़ते हैं और जियो में आज आपका टॉपिक रहेगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हमारी अर्थ के अंदर क्या क्या है ये आज की वीडियो में हम कवरअप करेंगे। पूरी वीडियो बड़े ध्यान से देखना क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, एसएससी, एचएसएससी, एचटेट, पीजीटी, टीजीटी, केवीएस, एनवीएस, DSSB, हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है। सो इम्पोर्टेंट वीडियो है, केयरफुल होके देखना। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आपको यहाँ पर कुछ डायग्राम दिख रहा है। ये डायग्राम क्या है? मान लो ये आपकी अर्थ है यानी पृथ्वी है। पृथ्वी का ये सेंटर पॉइंट है और सेंटर पॉइंट से मैं पूरी पृथ्वी को ना दिखाकर आपसे केवल इस वाले पार्ट की बात कर रही हूँ। देखो ऑल पार्ट आर सेम, चाहे ये वाला पार्ट हो, चाहे ये वाला पार्ट हो, चाहे ये वाला पार्ट हो। तो मैंने यहाँ जो डायग्राम बनाया वो आपका ये वाला है, ठीक है। हम अर्थ की बात कर रहे हैं, अर्थ के सेंटर से अर्थ के सरफेस तक, यानी पृथ्वी की सतह तक जहाँ पर हम रहते हैं, ठीक है। पृथ्वी की सतह से लेकर पृथ्वी के सेंटर तक की हमने यहाँ डायग्राम बनाया है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले आज आप क्या करोगे, ये डायग्राम बनाया, ज्योग्राफी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इसमें हम सबसे पहले बात करें पृथ्वी की सरफेस से, यानी जीरो से पृथ्वी के केंद्र की गहराई, यानी पृथ्वी का जो सेंटर पॉइंट है वो है आपका 6371 किलोमीटर की डेप्थ पर, गहराई पर। ये है पृथ्वी का केंद्र यानी सेंटर, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, पृथ्वी के केंद्र की गहराई कितने किलोमीटर तक है? तो कितने किलोमीटर तक है? 6371। याद रखना, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है ये और एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं आपके। तो पृथ्वी के केंद्र की गहराई 0 से 6371 किलोमीटर तक है। और हम कितने किलोमीटर तक गए हैं? हम केवल 600 से 1200 मीटर तक ही हमारी पहुंच है। हमारी जो लोहे की खानें हैं, कोयले की खानें हैं, वो सिर्फ इतनी मीटर गहरी है और कोयला और लोहा लेने के लिए हम केवल इतनी ही गहराई तक जा पाए हैं, 600 से 1200 मीटर, नियर अबाउट आपका 1 किलोमीटर। तो हमें कैसे पता चलेगा हमारी अर्थ के अंदर क्या है? अर्थ का सेंटर पॉइंट तो हम पता लगा लेते हैं। किन से पता लगाते हैं? भूकंपीय तरंगों से। बट अर्थ अंदर से कैसे है, किसने देखा? जा तो नहीं सकते। कहीं से अर्थ ठोस है, कहीं से आपकी द्रव अवस्था में है, कहीं से मैग्मा है, कहीं लावा है, कहीं फिर कठोर आ जाती है। तो यही आज की क्लास में हम करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, तो हमारा जो पृथ्वी का आंतरिक पार्ट है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले बात करें फर्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ, इंटरनल अर्थ, तो आपकी है क्रस्ट। पृथ्वी की सबसे पहली परत, आंतरिक सबसे पहली परत क्रस्ट के नाम से जानी जाती है। हिंदी में इसे कहते हैं भूपटल। भूपटल, बहुत सारे नाम है भाई हिंदी में इनके, भूपटल, भूपल्टी। अच्छा होगा अगर आप इंग्लिश वाले नाम को करके चलो क्रस्ट, क्योंकि इंग्लिश में एक ही है क्रस्ट, हिंदी में इसके भूपृष्ठ, भूप्रपर्टी, भूपटल, दुनिया भर के नाम हैं। सेकेंड लेयर ऑफ द इंटरनल अर्थ, मैंटल। मैंटल की मैं हिंदी में बात करें तो इसके काफ़ी नाम हैं, जैसे प्रावार, अनुपटल, और हिंदी में इसे मैंटल भी कह देते हैं, इसी को ही, ठीक है। लास्ट लेयर और थर्ड लेयर कोर। कोर को हिंदी में कहते हैं क्रोड। पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोड। तो हमारी पृथ्वी की आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा जाता है या 3 लेयर्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट लेयर क्रस्ट, सेकंड है मेंटल और थर्ड है कोर, ठीक है। ये तीनों लेयर हैं। सबसे पतली परत है आपकी क्रस्ट, 0 से लेकर 33 किलोमीटर तक की, ये आपकी औसत गहराई है। 0 से लेकर 33 किलोमीटर की इसकी औसत गहराई है। औसत यानी कहीं पर 40 भी हो सकती है और कहीं पर 27 या 25 तक भी हो सकती है। तो ये 33 किलोमीटर इसकी औसत गहराई है क्रस्ट की। मेंटल है आपकी 3300 से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक। ये डेप्थ भी आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। डेप्थ मेंटल कितने से कितने किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है? 33 से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक। लास्ट है आपकी कोर।
कोर 2900 से लेकर 6371 यानी पृथ्वी के केंद्र बिंदु तक फैला हुआ है पृथ्वी का आंतरिक परत या आंतरिक जो है कोर, जिसे हिंदी में करोड़ भी कहते हैं। तो ये थी पृथ्वी की 3 परतें और उनकी गहराइयाँ। ये गहराइयाँ आपके एग्जैक्ट याद होनी चाहिए, एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं गहराइयाँ। सबसे पहले बात करते हैं हम क्रस्ट की, क्रस्ट और मेंटल। अब इन दोनों की देखो, आप एक चीज़ आपके दिमाग में नहीं खटकी कि भाई क्यों पूरी पृथ्वी के आंतरिक भाग को एक ही क्यों नहीं किया, क्यों इसको अलग मेंटल बनाया, इसको कोर बनाया। तो इनके बीच कुछ अलग गुण पाए गए होंगे, कुछ अलग परतें होंगी, कुछ अलग चट्टानें होंगी, कोई अलग फॉर्म होगी, इसी वजह से इनको अलग अलग परतों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बात करें क्रस्ट और मेंटल के बीच, जो आपका क्रस्ट है, क्रस्ट और मेंटल के बीच एक असंबद्धता पाई जाती है, डिसकॉन्टिन्यूटी पाई जाती है। क्रस्ट और मेंटल के बीच असंबद्धता पाई जाती है। अभी समझाऊंगी ये क्या है असंबद्धता। असंबद्धता को इंग्लिश में कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी, डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। असंबद्धता, कुछ अलग पाया गया क्रस्ट प्लस मेंटल के बीच, इस वाले एरिया से आगे जाके पृथ्वी की आंतरिक संरचना अलग से हो गई थी, कुछ अलग चट्टानें, कुछ अलग परतें, इसी वजह से इनको डिवाइड किया। मोहो नाम क्यों रखा? मोहोरोविसिस एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने ही पता लगाया था कि भाई क्रस्ट के इस पार्ट के बाद कुछ अलग चीज़ें पाई गई हैं, इसीलिए उसने इस वो कह देते हैं बाउंड्री, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है ना बाउंड्री POK, सेम ऐसे ही क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक बाउंड्री है जिस बाउंड्री का नाम है मोहो असंबद्धता यानी मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी। मोहोरोविसिस जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसकी खोज की थी। सेम ऐसे ही आपका मेंटल और कोर के बीच भी एक डिसकॉन्टिन्यूटी है, एक असंबद्धता है, और ये इस असंबद्धता का नाम क्या है? गुटेनबर्ग असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता या गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी। इनका भी साइंटिस्ट पर ही नाम है। जो मेंटल और कोर के बीच जो डिसकॉन्टिन्यूटी है, गुटेनबर्ग महोदय ने ही इसकी खोज की थी, इसीलिए इसे गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्रस्ट प्लस मेंटल के बीच कौन सी असंबद्धता पाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए मोहो असंबद्धता पाई जाती है। तो उसी तरह आपका मेंटल और कोर के बीच कौन सी असंबद्धता पाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए उसके बीच गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में ये फेवरेट क्वेश्चन है, HTET TGT वाला PGT वाला, आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लो किसी भी ईयर का, ये ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि उसने डिसकॉन्टिन्यूटी ना पूछी हो, ठीक है। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो प्लीज़ केयरफुल होके इस वीडियो को देखना। तो दोनों डिसकॉन्टिन्यूटी आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब हम आते हैं अपनी सबसे पहली परत, पृथ्वी की सबसे पहली परत और सबसे पतली परत की बात करें क्रस्ट की। क्रस्ट को भी आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अपर क्रस्ट और इनर क्रस्ट, अपर क्रस्ट और दूसरी है इनर क्रस्ट। अब अपर क्रस्ट यानी आपकी ऊपरी भूपट्टी और आंतरिक भूपट्टी या निचली भूपट्टी, कुछ भी कह लो, इंग्लिश वाले नाम याद रख करके चलो। अपर क्रस्ट, इनर क्रस्ट, 2 पार्ट्स में ये डिवाइड की गई है। क्यों की गई है इसकी भी चर्चा भी अब हम करेंगे। सबसे पहले क्रस्ट की बात करें तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, आप देख सकते हो आंतरिक वाली ये है, तो सबसे ऊपरी परत है और पृथ्वी की सबसे पतली परत है। इसकी मोटाई की बात करें तो ये 33 किलोमीटर तक मोटी है या गहरी है। इसको अपर क्रस्ट और इनर क्रस्ट में डिवाइड किया गया है। अपर क्रस्ट की सबसे पहले बात करें तो जो हमारे महाद्वीप है जिस पर आप रहते हो, महाद्वीप, जो हमारे महाद्वीप हैं जिस पर हम रहते हैं, हम तो ऊपर वाले पार्ट पर ही रहेंगे ना, तो महाद्वीपीय भागों का निर्माण अपर क्रस्ट से हुआ है, ठीक है। महाद्वीप जिस पर हमारी कंट्रीज हैं, हमारे फिर स्टेट हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, गांव हैं, शहर हैं, तो वो कहाँ पर रहते हैं हम? अपर वाले पे। तो अपर क्रस्ट यानी महाद्वीपों का निर्माण किस क्रस्ट से हुआ है? अपर क्रस्ट से हुआ है। महाद्वीपों का निर्माण अपर क्रस्ट से हुआ है। अब हमारे जो सागर है, समुद्र है, महासागर है, वो बहुत गहरे हैं। महासागर, प्रशांत महासागर सबसे गहरा है। इसकी सबसे अधिक गहराई, इसका सबसे गहरा गड्ढा मेरियाना गर्त 11,033 मीटर, जितनी आपकी माउंट एवरेस्ट ऊंची है उससे 3 गुना अधिक गहरा गड्ढा है वो प्रशांत महासागर में, मेरियाना गर्त, विश्व का सबसे गहरा गड्ढा।
तो आपके महासागरों का निर्माण किससे होगा? इनर क्रस्ट से। समझ रहे हो ना, आपके महासागर गहरे हैं, ठीक है, तो महासागरों का निर्माण इनर क्रस्ट से, महासागरों का निर्माण इनर क्रस्ट से। आपसे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा, महाद्वीपों का निर्माण पृथ्वी की किस आंतरिक परत से हुआ है? अपर क्रस्ट। महासागरों का निर्माण किस परत से हुआ है? इनर क्रस्ट। ओके, इसके बाद आता है जो आपकी अपर क्रस्ट है, इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसे सियाल, इसे सियाल के नाम से भी जाना जाता है। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। सियाल, सियाल के नाम से जानी जाती है अपर क्रस्ट। सियाल, SI, SI किसे कहते हैं? SI सिलिका, SI सिलिका, AL एल्यूमिनियम। तो क्या होता है भाई, अपर क्रस्ट में सियाल वाले पार्ट में सिलिका और एल्यूमिनियम तत्वों की अधिकता पाई जाती है। सिलिका और एल्यूमिनियम तत्वों की अधिकता पाई जाती है अपर क्रस्ट वाले पार्ट में, इसीलिए इसे सियाल के नाम से भी जाना जाता है। तो आप याद रखना, अपर क्रस्ट को सियाल कहते हैं। अब बात करें इनर क्रस्ट को, तो इनर क्रस्ट को सीमा के नाम से जाना जाता है। सीमा, अब सीमा, SI तो सेम आपका सिलिका, और MA, इसमें क्या आया? MA यानी मैग्नीशियम। तो जो इनर क्रस्ट है, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम तत्वों की अधिकता पाई जाती है, इसीलिए इसे सीमा के नाम से जानते हैं इनर क्रस्ट को। अब ध्यान से देखो, अपर क्रस्ट सियाल के नाम से जानी जाती है, इनर क्रस्ट सीमा। बहुत बार रिपीट हुआ, आज से ज़्यादा बार रिपीट होता है। STET का तो, यूपी टेट में तो ये बहुत ही रिपीट होता है। टेट वाले, किसी भी स्टेट का टेट हो, यहाँ से क्वेश्चन सियाल और सीमा से आता ही आता है। तो ध्यान से करना, अपर क्रस्ट सियाल, इनर क्रस्ट सीमा। अगर आपसे पूछे महाद्वीपीय परत कौन सी है, तो आपकी अपर क्रस्ट महाद्वीपीय परत है, इनर क्रस्ट आपकी महासागरीय परत है, ठीक है। अपर क्रस्ट की बात करें, अपर क्रस्ट में आपकी एक चट्टान पाई जाती है, ग्रेनाइट चट्टानें। याद रखना, अपर क्रस्ट में पाई जाती है ग्रेनाइट चट्टानें। ये आपकी एक तरह की आग्नेय चट्टानें होती हैं। रॉक्स जब कराएंगे तब समझ जाओगे आप। ग्रेनाइट चट्टानें अपर क्रस्ट में पाई जाती हैं, और बेसाल्ट, जो बेसाल्ट चट्टानें होती हैं वो इनर क्रस्ट में पाई जाती हैं। तो अपर क्रस्ट में ग्रेनाइट चट्टानें और इनर क्रस्ट में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। ये दोनों जब रॉक्स पढ़ोगे आप तब आपको क्लियर हो जाएंगी। टाइप्स ऑफ आग्नेय चट्टानों के टाइप हैं दोनों के दोनों, ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ठीक है। तो इनर क्रस्ट, अपर क्रस्ट, आपको यहाँ पर केवल इतना ही याद रखना है इन दोनों से, अपर क्रस्ट और इनर क्रस्ट से, सियाल, सीमा, महाद्वीपीय और महासागरीय, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। नेक्स्ट हमारी आती है मेंटल। मेंटल यानी प्रावार यानी अनुपटल। मेंटल से आपको क्या याद रखना है? एक तो इसकी गहराई 33 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। दूसरी बात क्या याद रखना है, आप ये देख रहे होगे कि इस डायग्राम में भी ये वाली परत भी आपकी कम एरिया घेर रही है और ये वाली भी कम एरिया घेर रही है, बट ये वाला एरिया ज़्यादा है। अगर हम बात करें संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का, संपूर्ण पृथ्वी की जगह का, तो ये संपूर्ण पृथ्वी के आयतन की बात करें तो 83%, संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का 83% मेंटल द्वारा घेरा हुआ है। याद रखना कितना? 83% मेंटल द्वारा घिरा हुआ है। ये तो केवल 0.5% घेरे हुई है, ठीक है, और बाकी का आपका कोर 16% घेरे हुई है। अगर संपूर्ण पृथ्वी के आयतन की बात करें तो 0.5% क्रस्ट द्वारा घेरा हुआ है, 83% आयतन मेंटल द्वारा घेरा हुआ है और 16% आयतन कोर के द्वारा घेरा हुआ है, ठीक है। ये तो आयतन की बात की है हमने, या एरिया की बात की है। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं मेंटल। अब मेंटल में क्या, मेंटल में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर वाला एरिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मेंटल में 100 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर, ये वाली जो पेटी है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों भाई? आपके पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 होती हैं, द्रव, गैस और ठोस। पदार्थ 3 अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव, गैस और ठोस। यानी द्रव यानी आपकी लिक्विड फॉर्म, ठोस यानी आपका सॉलिड फॉर्म, और गैस यानी आपकी जो गैसें हैं वो। बट ये वाला पार्ट जो अर्थ का है ये कैसा है? पदार्थ की चौथी अवस्था में है। चौथी अवस्था कौन सी होती है? प्लाज्मा। पदार्थ की
चौथी अवस्था में है प्लाज्मा। ये प्लाज्मा क्या होता है भाई? प्लाज्मा होता है जैसे आप मान लो कोई प्लास्टिक बैग है उसको मेल्ट कर दो, या प्लास्टिक कोई थैली है उसको जब मेल्ट करोगे तो चिपचिपी हो जाती है ना, चिपक भी जाती है आपके हाथ में, तो ये उसी तरह की फॉर्म है प्लाज्मा। ठीक है, मेल्ट हुआ प्लास्टिक की तरह होता है प्लाज्मा। तो हमारी पृथ्वी की जो 100 से 200 किलोमीटर वाला पार्ट है ये आपका प्लाज्मा की फॉर्म में है, जो कि पदार्थ की चौथी अवस्था है। ठीक है, और ये वाली लेयर है 100 से 200 किलोमीटर, इसका एक पर्टिकुलर नाम रखा गया है। इसे हिंदी में तो बोला जाता है दुर्बलता मंडल। हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? दुर्बलता मंडल। इस लेयर को इंग्लिश में बोलते हैं इसे एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। एग्जाम में क्या होता है, दोनों ही तरफ वो इंग्लिश वाला डाल देता है ऐसे, एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर, दुर्बलता मंडल। ठीक है, 100 से 200 किलोमीटर वाली जो बेल्ट है वो एस्थेनोस्फेयर के नाम से जानी जाती है, जो कि पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा की फॉर्म में है। तो ये वाली चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है एस्थेनोस्फेयर के बारे में। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही नाम याद रखोगे आप, केवल हिंदी वाला याद रखने से काम नहीं चलेगा। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, आपने कभी सुनी हो हमारे जो महाद्वीप हैं वो प्लेटों के ऊपर है, हमारे महासागर महाद्वीप प्लेटों के ऊपर है। हमारी पृथ्वी के अंदर 7 बड़ी बड़ी प्लेटें पाई जाती है और 22 छोटी प्लेटें होती हैं। तो जो 7 बड़ी प्लेटें जिन पर हमारे महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, वो सारी की सारी प्लेटें आपकी इसी पदार्थ के ऊपर, इसी एस्थेनोस्फेयर के ऊपर तैर रही हैं। ठीक है, वही सारी की सारी प्लेटें आपकी इसी पदार्थ के ऊपर तैर रही है। यानी इस प्लाज्मा में जब मेल्ट हुए प्लास्टिक में हल्की सी भी हलचल होती है ना, तो ये प्लेटें आपस में टकराती हैं और एक दूसरे से या तो दूर जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी अर्थ पर क्या आता है? भूकंप और ज्वालामुखी। वो अलग टॉपिक है, आपको अलग से करवाऊंगी पूरा डिटेल में। तो इसी तरह से आपके भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। आपको क्या याद रखना है? सभी की सभी टेक्टोनिक प्लेटें एस्थेनोस्फेयर के ऊपर तैर रही है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, टेक्टोनिक प्लेटें किस लेयर के ऊपर मूवमेंट करती हैं? तो ऑप्शन में था एस्थेनोस्फेयर। तो जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं वो एस्थेनोस्फेयर के ऊपर मूवमेंट करती हैं या हिलती हैं। ठीक है, तो ये आपको मेंटल से इतना ही याद रखना है। उसके अलावा मेंटल को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अपर मेंटल, ये पूरा वाला, ये पूरा अपर मेंटल है आपका, और नीचे वाला है आपका इनर मेंटल। ठीक है, अपर मेंटल और इनर मेंटल। ऊपर वाला ये वाली पूरी बेल्ट 33 किलोमीटर से लेकर यहाँ तक अपर मेंटल है, और ये नीचे वाली इनर मेंटल है। इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। लास्ट लेयर आती है हमारी कोर, पृथ्वी का सबसे आंतरिक परत कोर। इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अपर कोर और इनर कोर। आपकी तीनों की तीनों प्लेटें आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड हुई। आपने अपर क्रस्ट, इनर क्रस्ट, अपर मेंटल, इनर मेंटल, अपर कोर, इनर कोर। कोर की बात करें, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है। इसे जो कोर है इसे एक नाम से और जाना जाता है, नीफे। एग्जाम में बहुत आता है, कोर को नीफे के नाम से भी जाना जाता है, NIFE, नीफे के नाम से भी जाना जाता है। NI यानी निकिल, NI यानी निकिल, और FE यानी फेरस। यानी पृथ्वी का जो आंतरिक परत है कोर, इसमें निकिल और फेरस जैसे तत्वों की अधिकता पाई जाती है। निकिल और फेरस जैसे तत्वों की अधिकता पाई जाने के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग कोर को नीफे के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एग्जाम में सीधा क्वेश्चन ऐसे आता है, पृथ्वी की किस परत को नीफे भी कहा जाता है, या पृथ्वी के आंतरिक परत को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन में आपको सियाल, सीमा, नीफे सब कुछ मिलेगा। तो याद रखना, नीफे किसे कहते हैं? कोर को। हमारी पृथ्वी के समस्त आयतन का 16% जो भाग है वो आपका कोर के द्वारा घेरा हुआ है, 16% आयतन। ठीक है, अब कोर को आगे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बाह्य कोर और आंतरिक कोर, यानी अपर कोर और इनर कोर। जो आपका बाह्य कोर है ये आपका कैसी अवस्था में है? अर्ध तरल अवस्था में है। इनकी अवस्थाएं पूछी जाती हैं, ये आपका अर्ध तरल अवस्था में है। कैसी अवस्था में है? अर्ध तरल अवस्था में है। इनर कोर आपका कैसा है? इनर कोर आपका ठोस अवस्था में है, बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, ठोस अवस्था में है। देखो यहाँ पर हमारी ठोस थी, यहाँ पर पानी आ गया वगैरह, यहाँ पे प्लेटें आ गई, फिर यहाँ पे आपका प्लाज्मा की फॉर्म आ गई यहाँ पे,
फिर यहाँ पे इनर क्रस्ट, फिर अपर कोर आ गई आपकी अर्ध तरल अवस्था यानी कुछ गाढ़ी गाढ़ी, और यहाँ पर बिल्कुल फिर ठोस अवस्था। तो यानी देख लो हमारी पृथ्वी सारी एक जैसी नहीं है, अंदर से कहीं तरल है, कहीं द्रव है, कहीं प्लाज्मा है, कहीं कुछ है। ठीक है, तो अगर अब हम बात करें तो ये था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आपको केवल इतना याद रखना, अर्ध तरल अवस्था, ठोस अवस्था। और ये कैसे पता चला कि अपर कोर आपका अर्ध तरल अवस्था में है और इनर कोर ठोस अवस्था में है? ये हमें भूकंपीय तरंगों के माध्यम से पता चलता है। 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगें होती है, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और लव वेव्स। जो प्राइमरी और सेकेंडरी हैं वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाती हैं, और एल वेव्स जो होती है वो खतरनाक होती है, जो कि हमारी पृथ्वी पर भूकंप लाने का काम करती हैं। तो जो पी और एस है वो पृथ्वी के आंतरिक भागों में ही घूमती रहती हैं, और जब मैं उनको डिटेल में करवाऊंगी तब आप समझ जाओगे कि हाँ पी एस तरंगें यहाँ आकर भाई नहीं गुजर पाती, क्योंकि एस तरंगों की एक खासियत है वो द्रव अवस्था में थोड़ी धीमी स्पीड हो जाती है, तो यहाँ अर्ध द्रव अवस्था है। पी तरंगों की इनर कोर में जाकर स्पीड हाई हो जाती है। तो क्यों? क्योंकि पी तरंगों की एवरेज स्पीड की बात करें 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है, बट इस पार्ट में जाके 11.23 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है, जो कि मैक्सिमम है उसकी। तो पी तरंगे की एक खासियत है कि ठोस वाला पार्ट जब भी आएगा तो उसकी स्पीड हाई हो जाएगी, तो यहाँ पर आकर पी तरंगों की स्पीड हाई हो जाती है, इसीलिए इनर कोर आपका कैसा है? ठोस अवस्था में है। तो भूकंपीय तरंगों के माध्यम से, और घनत्व, और एक चीज़ और आती है घनत्व। घनत्व की सहायता से हमें पता चलता है कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। अब ये घनत्व क्या है? भूकंपीय तरंगे तो मैंने थोड़ा बहुत आपको बता भी दिया। घनत्व, डेंसिटी क्या होती है? हम जनसंख्या घनत्व की बात नहीं कर रहे हैं, हम पृथ्वी के घनत्व। अगर हम बात करें संपूर्ण पृथ्वी के घनत्व की, तो घनत्व को भाई ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में मापा जाता है, ये इसकी यूनिट है। यानी पृथ्वी के 1 ग्राम हिस्से में या एक घन सेंटीमीटर हिस्से में कितना वजन है, ये घनत्व है। ठीक है, जीओ में घनत्व ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में मापा जाता है। अगर हम संपूर्ण पृथ्वी का बात करें तो घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। याद रखना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है संपूर्ण पृथ्वी का। पूरी पृथ्वी के घनत्व की बात करें तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। बट अगर हम बात करें अलग अलग लेयर्स की, देखो ये तो था हमारी संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व, ये था संपूर्ण पृथ्वी का। बट अलग अलग लेयर की बात करें तो क्रस्ट के घनत्व की बात करें तो आपका क्रस्ट का है 3.0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये थोड़ा पीजीटी लेवल हो गया, क्योंकि पीजीटी लेवल में ही पूछा जाता है क्रस्ट का घनत्व बताइए, मेंटल का बताइए, थोड़ा डीपली हो गया। अगर आप मेंटल की बात करेंगे, ये मेंटल, अगर आप मेंटल की बात करेंगे तो मेंटल का जो घनत्व है 5.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और कोर के घनत्व की बात करें तो जो क्रोड का घनत्व है 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3.0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 5.0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर ये आपका मेंटल का है, और 13.6 ये कोर का है। यानी हमारी जो क्रोड है वो सबसे ज़्यादा भारी है, दिख रहा है ना, सबसे ज़्यादा घनत्व ले रही है। ठीक है, और इन तीनों का ही एवरेज घनत्व की बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी का 5.518 ये बिल्कुल ज़्यादा डीपली है ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये घनत्व है संपूर्ण अर्थ का, ये क्रस्ट का है, ये मेंटल का है, ये कोर का है। तो ये चीज़ भी हमें बताती है भाई भारी क्या होती है। जो हमारा सॉलिड वाला पार्ट है वही तो भारी होता है। ठीक है, तो घनत्व की बात करें तो आपका घनत्व आप यहाँ से देख सकते हो कि 5.518 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व अधिक है, इसलिए तो जो सॉलिड पार्ट होता है उसी का तो घनत्व यानी वजन ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ हमें बताती है कि हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी है, सॉलिड है यानी ठोस अवस्था में है। अब आपने बात की थी, हमने देखा क्रस्ट और मेंटल के बीच थी हमारी मोहो असंबद्धता, मेंटल और कोर के बीच थी हमारी गुटेनबर्ग असंबद्धता। अब हम बात करते हैं ये अपर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच भी कुछ अलग पाया जाता है, और उसको कौन सी असंबद्धता कहते हैं? कॉनराड। याद रखना, अगर आपसे पूछ भी ले, ज़्यादा डीपली एग्जाम पुट कर रहा है एग्जामिनर, तो पूछ भी ले कि भाई अपर क्रस्ट और इनर क्रस्ट यानी ऊपरी भूपट्टी और आंतरिक भूपट्टी के बीच कौन सी असंबद्धता है? कॉनराड असंबद्धता। कौन सी है? कॉनराड असंबद्धता। दूसरी अगर बात करें अपर मेंटल और इनर मेंटल, इन दोनों के बीच कौन सी असंबद्धता है? रैपिटी असंबद्धता। कौन सी है भाई? रैपिटी असंबद्धता। ठीक है, अपर मेंटल और इनर मेंटल कौन सी असंबद्धता? रैपिटी असंबद्धता। उसी तरह आपकी अपर कोर और इनर कोर के बीच है कौन सी? लेहमैन असंबद्धता। लेहमैन असंबद्धता।
ठीक है, ये आपकी डिसकॉन्टिन्यूटी भी पूरा डीपली करवा दिया है मैंने आपको। अपर क्रस्ट प्लस इनर क्रस्ट कानराड असंबद्धता, अपर मेंटल प्लस इनर मेंटल रैपिटी असंबद्धता, अपर कोर प्लस इनर कोर लेहमैन असंबद्धता। अगर आप पीजीटी स्क्रीनिंग वगैरह का एग्जाम देते तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट भी। वैसे आपको 2 तो करके जानी है। मोहो असंबद्धता जो कि आपकी क्रस्ट और मेंटल के बीच है, और आपकी गुटेनबर्ग असंबद्धता जो कि मेंटल और कोर के बीच है। उसके अलावा अगर आप डीपली में करना चाहते हो तो ये तीनों भी कर सकते हो। अपर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच कानराड असंबद्धता, अपर मेंटल और इनर मेंटल के बीच रैपिटी असंबद्धता, और अपर कोर और इनर कोर के बीच लेहमैन असंबद्धता। ठीक है, उसके अलावा बात करें हमारे क्रस्ट में कुछ तत्व पाए जाते हैं, उसको आप कैसे याद रखोगे? मैक्सिमम और मिनिमम, क्रस्ट में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। उसके लिए एक ट्रिक है, ओक्स सियालिक सोपमा। ओक्स सियालिक सोपमा, ओक्स सियालिक सोपमा ऐसे याद रख सकते हो। ओक्स से ऑक्सीजन यानी मैक्सिमम भूपल्टी में, हम बात कर रहे हैं क्रस्ट की। क्रस्ट में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? मैक्सिमम और मिनिमम। अगर क्रस्ट की बात करें, ओक्स सियालिक सोपमा, ओक्स यानी ऑक्सीजन यानी मैक्सिमम ऑक्सीजन, Si यानी सिलिका, Al यानी एल्यूमिनियम, I यानी आयरन, C यानी कैल्शियम, SO यानी सोडियम। देखो ये आपके साइंस वाले वो शॉर्ट नेम वाले वो नहीं है, ये एक ट्रिक है, ट्रिक से याद करवा रही हूँ। SO यानी सोडियम, P यानी पोटासियम, Ma यानी मैग्नीशियम। यानी भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन, सेकंड नंबर पर सिलिका, थर्ड नंबर पर एल्यूमिनियम। सबसे कम की बात करें तो सबसे कम मैग्नीशियम, दूसरे नंबर पर सबसे कम पोटासियम, और तीसरे नंबर पर सोपमा। तो भूपट्टी में पाए जाने वाले ये कुछ तत्व है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें संपूर्ण पृथ्वी में, ये तो था भूपट्टी में, अगर संपूर्ण पृथ्वी का क्वेश्चन आए जो कि केवीएस में बहुत पूछा जाता है कि संपूर्ण पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है लोहा, याद रखना 35% के लगभग पाया जाता है लोहा। सेकंड नंबर पर पाया जाता है ऑक्सीजन, सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन आपका लगभग 30% पाई जाती है ऑक्सीजन, याद रखना। अब पिछले केवीएस में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था आपका सिलिकन, कि संपूर्ण पृथ्वी में सिलिकन कितने प्रतिशत की मात्रा में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था केवीएस में, तो याद रखना 13%, 13 ही 15, याद रखना 15%, 15। और सबसे कम वही आपका जो Ma मैग्नीशियम, संपूर्ण पृथ्वी में सबसे कम और भूपट्टी में भी सबसे कम मैग्नीशियम जो कि 13% पाया जाता है। ये हमने पढ़े थे केवल आपके क्रस्ट में सबसे कौन से तत्व पाए जाते हैं, और ये है आपके संपूर्ण पृथ्वी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। सबसे मैक्सिमम है लोहा, सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन, ये परसेंटेज भी आप याद रखोगे, थर्ड नंबर पर सिलिकन, और फोर्थ नंबर पर मैग्नीशियम। तो ये था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा, और मैंने पूरा डीपली पढ़ाया है। अगर आप यहाँ से करके जाते हो तो आपको एग्जामिनर एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा, एग्जामिनर इतने ज़्यादा गहराई तक तो वो क्वेश्चन डालेगा भी नहीं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन कीजिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास ईजिली पहुंच जाए। तो प्लीज़ सी वीडियो एंड like and share and subscribe my channel. Okay, thank you for watching this video.